आपके साथ। और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, जहां उन्होंने कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया तो भोपाल को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। क्या रहा प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे में खास, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर भाजपा के पलटवार की। बताएंगे विस्तार से कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद के पीछे का पूरा सच क्या है। इसके अलावा दिखाएंगे खबर G20 की बैठकों की भी, साथ ही जानेंगे बंगाल और बिहार में हिंसा के बाद अब कैसे हैं वहां हालात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश की सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों की समीक्षा। भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में पीएम मोदी को दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री ने कहा, नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रहें तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित की पहली वंदे भारत ट्रेन। कहा, पिछली सरकारों ने रेलवे को चढ़ाया राजनीतिक स्वार्थ की भेंट। अब भारतीय रेलवे को दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में हो रहा है तेजी से काम। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर किया जोरदार वार। कहा, कुछ लोगों ने मोदी की छवि धूमिल करने के लिए दे रखी है सुपारी। देश की जनता को बताया अपना सुरक्षा कवच। कहा, तुष्टिकरण नहीं, देशवासियों का संतुष्टिकरण है हमारा मंत्र। हाईकोर्ट से हार और जुर्माने के बावजूद बाज नहीं आए अरविंद केजरीवाल। फिर आलापा पुराना राग। भाजपा ने किया पलटवार। कहा, कानून और अदालत की भी नहीं मानते केजरीवाल। बताया देश विरोधी तत्वों का मोहरा। G20 शेरपा बैठक में अधिकतर मुद्दों पर बनी आम सहमति। रचनात्मक माहौल में सभी बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रतिनिधियों ने भारत द्वारा रेखांकित विषयों के लिए जताया समर्थन। सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्यसमूह की बैठक। बिहार में रामनवमी पर हिंसा के मामले में घिरी नीतीश सरकार। भाजपा के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, नहीं संभल रही राज्य की कानून व्यवस्था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद भाजपा के राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को कटघरे में घेरने के बाद हिंसा की जांच CID को सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम में कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का किया उद्घाटन। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास को बताया प्राथमिकता। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। मार्च महीने में GST राजस्व संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक। पिछले वर्ष की तुलना में 13% का इजाफा। GST लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा है कि वे नई उभरती चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों से लैस किया जा रहा है। भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों तथा संचालन की समीक्षा की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को वर्ष भर चलने वाले विभिन्न सम्मेलनों में विचार विमर्श के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की है। सम्मेलन के अंतिम दिन आज डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
3 दिन के सम्मेलन में तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल हुए। यह सम्मेलन 30 मार्च को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी तो बदलते भारत की बदलती रेल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के समय में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी और वो संतुष्टीकरण के मंत्र पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विरोधियों द्वारा उनकी छवि खराब करने पर भी उन पर हमला बोला और कहा कि उन्हें जनता का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ये नए भारत के कौशल, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को दिखाने वाला पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वदेशी स्तर पर डिजाइन इस अत्याधुनिक ट्रेन से मध्य प्रदेश और देश की राजधानियों के बीच यात्रा और सुगम हो गई है। ये देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण भी किया। पीएम ने ट्रेन में सवार बच्चों, युवाओं और चालक दल से बातचीत। पीएम को अपने पास पाकर बच्चों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। कई छात्रों ने पीएम को अपनी कविताएं भी सुनाई। आओ हम सब भरें उड़ान, भारत को श्रेष्ठ बनाने में दें अपना योगदान, भारत को ख्याति दें विश्व भर, आओ हम सब बनाएं भारत को आत्मनिर्भर, सब मिलकर आए साथ साथ, होगा सबका साथ सबका विकास, आओ हम बनाएं भारत को महान, जय हिंद जय भारत। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान तुष्टीकरण पर था, लेकिन उनकी सरकार देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद बना बनाया रेलवे नेटवर्क मिला था। अगर तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बनाया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्ष में भारतीय रेल को दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। रेलवे के आधुनिकीकरण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से ही कुछ लोगों का प्रयास है कि मोदी की छवि को खराब किया जाए। पीएम ने कहा कि देश के लोग मोदी का सुरक्षा कवच हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि कई पैमानों पर जिस मध्य प्रदेश को कभी कमजोर माना जाता था, वही राज्य आज कई क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है। पीएम मोदी ने आशा जताई कि मध्य प्रदेश को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोफेशनल्स, नौजवानों और कारोबारियों के लिए नई नई सुविधाएं और अवसर पैदा करेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात हाई कोर्ट से करारा झटका खाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के विवाद पर राजनीति बंद नहीं की है। आज फिर से केजरीवाल ने डिग्री विवाद पर स्तरहीन बातें की है। केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने करारा पलटवार किया है और केजरीवाल को अदालत की बात मानने की सलाह दी है। हाईकोर्ट से मिली हार और जुर्माने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को फिर केजरीवाल ने वही राग अलापने का प्रयास किया। भाजपा ने केजरीवाल के ताजा बयान पर जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने केजरीवाल के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह की भाषा, शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्न स्तर की है। भाजपा ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कानून और अदालत की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था के प्रति अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं विपक्षी दल लांघते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका भ्रष्टाचार अब पूर्णतः स्थापित होता जा रहा है, वह जिस निम्नता तक जाती चली जा रही है, वो सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं, आक्रोश देने वाला भी है। ये सारी डिग्रीज पब्लिक डोमेन में है प्रधानमंत्री जी की। इसके लिए कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप पब्लिक डोमेन से भी ले सकते हैं और जिसको चाहे पूछ सकते हैं। इसी के कारण आज कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा, फटकार भी लगानी पड़ी कि होता है ना वेस्ट करना कोर्ट का समय। दूसरी बात, आप पीछे की कई घटनाओं को जोड़ करके देखिए तो यह आपको स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल जो देश विरोधी समूहों का एक मोहरा है, कोर्ट को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने याद दिलाया कि कितनी ही मुद्दों पर केजरीवाल की कथनी और करनी अलग अलग रही है। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय से शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का 2016 का वो आदेश रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था कि वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को दें। अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका को भ्रामक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुजरात हाई कोर्ट से जहां से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगी, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। वो आखिर पूरा मामला क्या था? मामला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल के माध्यम से। क्या ये पूरा कहानी है?
इस कहानी का पूरा सच क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 2016 में एक तरीके से ये पूरी बात शुरू हुई जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीए और एमए की डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए मांग की और एक आरटीआई लगाई। आरटीआई कहां लगाई? जो आरटीआई के माध्यम से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्रियां जो है वो सार्वजनिक की जाए, उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद में क्या हुआ? सीआईसी जो सेंटर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके माध्यम से केजरीवाल के आवेदन पर एक आदेश दिया गया, क्योंकि 2016 में उन्होंने आरटीआई के माध्यम से यह जवाब मांगा। उसके बाद में एक आदेश आया सीआईसी का। सीआईसी जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने क्या आदेश दिया? उसने कहा कि डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय और जीयू यानी गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ पीएमओ प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, इन तीनों को सीआईसी के 2016 के उस आदेश में कहा गया कि इस आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री की जो डिग्री मांगी गई है उसको सार्वजनिक किया जाए। यह 2016 का एक आदेश था जिसमें सीआईसी ने इस बात को कहा था कि साहब दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात की जानकारी सार्वजनिक करे। इसके बाद क्या होता है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री को सार्वजनिक किया, क्योंकि इस आदेश के बाद में गुजरात की यूनिवर्सिटी ने इसको सार्वजनिक किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जिसका कि हमने पूरा आपको एड्रेस भी दिखाया हुआ है www.gujaratuniversity.ac.in, इस पर उन्होंने उसको अपलोड किया और उसकी जानकारी सार्वजनिक की और यहां के माध्यम से कोई भी इस डिग्री की जानकारी ले सकता है। तो यानी कि 2016 को जो सीआईसी का आदेश था उसके बाद में गुजरात की यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री को सार्वजनिक किया। इसके साथ साथ क्योंकि प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी हुई बात को एक विवाद के तौर पर किया गया तो जाहिर सी बात है राजनीति शुरू होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014-2019 के जो चुनाव लड़े उसमें अपने बारे में सारी जानकारियां दी हुई हैं चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी जो प्रधानमंत्री ने जानकारी दी उसके आधार पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की जानकारी भी लिखी कि 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी प्रधानमंत्री ने हासिल की है, क्योंकि एक एफिडेविट देना होता है, हर एक को अपनी जानकारी अपने बारे में तमाम बातों को सार्वजनिक करना होता है। प्रधानमंत्री ने 2014 में, 2016, 2019 में दोनों मौकों पर जब उन्होंने ये चुनाव आयोग में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया इस बात का जिक्र किया। इसके बाद कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता उस बात का भी जिक्र करते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2016 के सीआईसी के आदेश को हाई कोर्ट में यानी गुजरात के हाई कोर्ट में चुनौती भी दी और कहा कि साहब ये जो हम चुनौती दे रहे हैं इसके पीछे हमारे अपने तर्क हैं। वो तर्क क्या थे? जीयू यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्या तर्क दिया? सबसे पहला तर्क था कि डिग्री, किसी भी स्टूडेंट की जो डिग्री है वो निजी जानकारी है, इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों लाखों जो छात्र होते हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कुछ लोग, किन्हीं लोगों की अगर ऐसे जानकारियां मांगने लगेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा और निजी जानकारी को सार्वजनिक करना भी अपने आप में ठीक नहीं हुआ। इस आधार पर एक तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी इस बात को रखा 2016 के आदेश के खिलाफ में। दूसरी उन्होंने बात कही, निजी कारणों से आरटीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2016 का जो अरविंद केजरीवाल की मांग पर जो फैसला आया था उसकी मंशा पे भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साहब इनका मंतव्य सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं बल्कि इसके पीछे निहित स्वार्थ है और निहित स्वार्थ राजनीतिक तौर पे भी है, यानी कि किसी और मंतव्य, किसी और वजह से आप इस प्रकार से निजी जानकारी हासिल करना यह ठीक नहीं है। इस बात को या इस प्रकार के तर्क को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी गई थी, उसने इस तमाम बातों का जिक्र किया। उसके बाद क्या होता है, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दिया है आदेश। बीते शुक्रवार को ही यह आदेश आया है और इस आदेश में क्या बड़ी बातें हैं उसका भी जिक्र एक तरीके से देख लीजिए, क्योंकि सीआईसी का 2016 के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2016 का आदेश यह था कि पीएमओ, डीयू, जीयू ये दोनों यूनिवर्सिटी और पीएमओ प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक करे आरटीआई के माध्यम से, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसको 2016 के इस फैसले को रद्द कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने केंद्रीय सूचना कानून के माध्यम से इस बात की जानकारी मांगी थी, उनकी मंशा पे सवाल उठाया और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि
जब आपकी मंशा कहीं ना कहीं कटघरे के घेरे में होती है तो ऐसे में कोर्ट इस प्रकार का जुर्माना भी लगाता है और 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया और यह भी कहा गया कि साहब आप जो है एक तरीके से समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पीएम की डिग्री सार्वजनिक है, उसके बाद भी अदालत का समय बर्बाद किया गया। हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में जानकारी है उसके लिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, यह महज आप अपना एक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पे जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने क्या कहा, गलत नियम से डिग्री के मामले को तूल दिया गया, एक तरीके से पूरी जो मंशा है उस पर भी सवाल उठाया है गुजरात हाईकोर्ट ने और कहा कि साहब आप जिन वजहों से यह कर रहे हैं वो वजह ठीक नहीं। इसके साथ साथ राजनीतिक वजहों से केजरीवाल ने डिग्री विवाद को हवा दी, क्योंकि लगातार इस बात को पब्लिक डोमेन में राजनीति में अपने नंबर स्कोर करने के लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि साहब ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जबकि इसका वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते रहे। ये बात कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी कही है। इसी के साथ साथ जब ये पूरा विवाद चल रहा था उस समय 2016 में अभी के गृह मंत्री उस समय अमित शाह ने एक डिग्री जो प्रधानमंत्री की थी बीए और एमए की उसको हाथ में लेकर एक सार्वजनिक बयान भी दिया था। क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा था, आइए आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ तथ्यों से आपको रूबरू भी कराएंगे। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बराबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। तो 2016 में जब यह विवाद पैदा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसी समय अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर इस डिग्री को दिखाया भी था, लगातार पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन जो सरकारी तंत्र है उसका समय बर्बाद करना, उसको मिसयूज करना अपनी राजनीति के लिए ये कहीं ना कहीं साफ होता रहा। और ये महज एक मसला नहीं, जब प्रधानमंत्री की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए, ऐसे कई मसले रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल तमाम प्रकार की बातें कह के माफी मांगते भी नजर आए। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, कई सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने तमाम बातें कही, नितिन गडकरी जी हो, अरुण जेटली हो, विक्रम मजीठिया हो, कपिल सिब्बल, इन सबसे ऑन रिकॉर्ड उनको माफी मांगनी पड़ी। तमाम अन्य लोगों के बारे में ऐसे ऐसे उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद में कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी 1 to 1 एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर लेटर लिख के उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं राजनीति को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो तथ्यहीन बात हुआ करती है, लेकिन उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ती। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बीते अपने सार्वजनिक जीवन का जो उनका राजनीतिक जीवन है उसमें कई बड़े बड़े यू टर्न भी लिए। किस प्रकार से यू टर्न लिया? सबसे बड़ा, क्योंकि अन्ना आंदोलन के समय से उनके एक बड़ा उभार निकल के आया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन राजनीति में आए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश भर में पैर पसारने की बात करते हैं। उन्होंने कहा अन्ना हजारे की बात मानूंगा। अन्ना हजारे ने कहा था कि हमें राजनीति में नहीं जानना है, राजनीतिक दल नहीं बनाना है, उसके बावजूद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और उसके बाद में राजनीति करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस से नहीं लूंगा समर्थन। दिल्ली में पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी, यानी कि अपनी बात को कह के पलट गए थे। ये कम से कम ऐसे कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। बच्चों की कसम खाकर बोला था झूठ। उन्होंने कहा था कि बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि साहब मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने उस कसम को भी झुठला दिया और सार्वजनिक जीवन में जिस मर्यादा, जिस डेकोरम की बात करते थे उसका स्तर बहुत नीचे कहीं ना कहीं उन्होंने गिराया था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, आम आदमी के तरीके से चलूंगा, लेकिन आज ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सारी सुविधाएं जो मिला करती हैं उन सबका वो एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। 15 दिन में जन लोकपाल लाने का वायदा किया था, लेकिन सरकार 2 बार बन चुकी, वो 15 दिन में लोकपाल लेकर नहीं आए थे। इस प्रकार के तमाम यू टर्न उनकी लाइफ में रहे हैं। उन्होंने पुलिस वालों को
ठुल्ला शब्द इस्तेमाल किया था, बेहद स्तरहीन शब्द है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था और उसका विवाद बढ़ने के बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। तो कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस बात का जिक्र कर रहा था, मेरा मंतव्य इस प्रकार का नहीं था। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात थी कि किस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद में कई बार यू टर्न लिया है, माफी मांगी है, बावजूद उसके वो अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन किस प्रकार से इस मौजूदा विवाद को लेकर अभी स्थिति परिस्थिति बनी हुई, राजनीतिक बयान हो रहा है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर विवाद खड़ा करने के मसले को लेकर, और इस विषय पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है अशोक टंडन जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल यही, क्योंकि जब लगातार क्योंकि हमने देखा डिग्री विवाद का एक पूरा सच एक तरीके से सामने आ चुका, उसके बाद भी इसका तूल देने की कोशिश हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट से मुंह खाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल लगातार इस विषय को तूल देने में अभी भी लगे हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मसले को और गैर जरूरी मसले को एक विवाद के तौर पे आगे बढ़ाने को लेकर? उन्होंने ये मसला पहले भी उठाया था, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और उस समय सारे तथ्य सामने आ गए थे, जैसा भी आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी डिग्री दिखाई थी और ये विवाद समाप्त भी हो गया था। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि किसी और राजनीतिक दल ने ये केजरीवाल का साथ नहीं दिया इस मामले में। तो ये क्यों उठा रहे हैं, ये बात पूरा विपक्ष भी समझ रहा है। ये अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर का नेता दिखाने की कोशिश में ये इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, और बाकी सारा विपक्ष भी समझता है कि ये करने के बाद क्या केजरीवाल की कोई एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता रहेगी देश की राजनीति में। तो एक तरह से पहली तो बात यह है कि वो अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं, पहले भी लगाते रहे हैं, उससे वो कोई राजनीतिक लाभ उठा सकेंगे, ये तो मैं समझता हूँ उनके जो समर्थक हैं वो भी इस बात को नहीं मानेंगे। वो भी कहेंगे कि ये किस प्रकार का ये जो आरोप लगाकर ये राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ गोल मैं मानता हूं इसको। इससे जो कुछ भी विश्वसनीयता राजनीति में केजरीवाल की बनी है वो भी इसको उसका नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष भी इसमें उनका कोई साथ नहीं दे रहा। तो कहीं टर्फ वॉर में वो जहां ममता बनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस आगे करने की कोशिश कर रही है, केसीआर तेलंगाना में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, नीतीश बिहार में कर रहे हैं, उस तरह की दावेदारी पेश करने के लिए अगर केजरीवाल कोई प्रयास कर रहे हैं तो उनको कोई एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। ये नकारात्मक राजनीति करके वो ना तो अपना देश की राजनीति में कद बढ़ा सकते हैं, ना अपनी विश्वसनीयता बना सकते हैं, और ना ही किसी तरह से वो प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्ष के नेता बन सकते हैं जी। तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक सेल्फ गोल करके, और वो इतनी बड़ी शख्सियत जिसको आज दुनिया में सभी दुनिया के बड़े बड़े नेता उनको मानते हैं कि वो उनके समकक्ष हैं। आज दुनिया के अगर आप बड़े 5 नेताओं की भी बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं, और देश की जनता ने उनको 2-2 बार उनमें विश्वास व्यक्त किया है और पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत देखिए लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता अगर एक नेता में विश्वास व्यक्त करती है तो उस पर लगे हुए कोई भी अनर्गल आरोप टिकते नहीं है। अब ये बात जितनी जल्दी केजरीवाल समझ लेंगे उतना उनका ही फायदा है। तो मैं समझता हूँ इससे प्रधानमंत्री को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अब आप आसमान की तरफ थूकेंगे तो उसका क्या परिणाम होता है ये हम सब जानते ही जानते। अशोक जी, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है, तो ये जो जुर्माना भले 25,000 एक छोटी सी रकम हो, लेकिन अपने आप में संकेत और संदेश बड़ा है कि आपकी नियत और मंशा पे सवाल है कि आपने किस वजह से, किस तरीके से एक तरीके से अदालत का समय बर्बाद किया और किस वजह से आप इस पूरे काम में लगे हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक सीधे तौर पे केजरीवाल की एक पूरी जो उनकी एक इमेज है उस पे के लिए एक बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए जो आरोप निराधार साबित हो चुके हैं कई साल पहले, उनके लिए आप अगर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और ये सोचेंगे कि उससे आपको कोई एक तरह से मदद मिलेगी, उल्टा पड़ा है। देखिए जब
न्यायालय ये बात कहता है, जो पूरी दुनिया कह रही थी कि आप ना केवल न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप इस तरह से जो राजनीति कर रहे हैं वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो स्ट्रिक्चर्स हैं, ये जो टिप्पणियां हैं कोर्ट की, ये एक तरह से केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करती हैं। और जुर्माना लगना तो एक तरह से जिसको कहते हैं सजा है, और ये सजा मिली है, चाहे वो केवल जुर्माना है, लेकिन आज वो कटघरे में खड़े होकर एक मुजरिम के तौर पर साबित हुए हैं, ना कि जिनको वो कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे उन पर तो कोई आंच आई नहीं है। तो ये सब करके मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजनीति में इस प्रकार की बात करके अपनी स्वयं की राजनीति चमकाने की कोशिश करना, ये जनता को कभी पसंद नहीं आया है, ना आज तक आया और ना अब आएगा। तो जनता तो सब देख रही है, और जनता का जो विश्वास, सुदृढ़ विश्वास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, उसके लिए उनको किसी तरह का कोई अपने आप को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने इस ओर शायद इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन देश की जनता जान रही है, देश की जनता समझ रही है। अशोक जी, मसला ये है कि आप अगर स्तर की राजनीति, जी बिल्कुल, मसला ये है कि अगर आप मुद्दों पर घेरते नजर आए तो समझ में आता है कि साहब आप आलोचनात्मक तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करें तो समझ में आता है, लेकिन एक तरीके से पर्सनल होकर और स्तरहीन विषयों को, गैर जरूरी विषयों को विवादित बनाने की कोशिश करना, तो जनता तो देख ही रही है। जो हर कोई डाउनलोड कर सकता है, एक कोई भी छात्र वो IIT पास केजरीवाल साहब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं गुजरात की वेबसाइट से उस डिग्री को, ये तो अपने आप में हास्यास्पद नजर आता है। देखिए, आपको ध्यान होगा शुरू में भी केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया था, उन पर बहुत आरोप लगाए थे, व्यक्तिगत तरह के आरोप लगाए थे, और जब उसका जनता ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो बीच में एक ऐसा समय आया था कि लोगों को लगने लगा था कि केजरीवाल अब समझ गए हैं कि उनको प्रधानमंत्री से न तो टक्कर लेने की आवश्यकता है क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है, तो वो थोड़ा बहुत अपने कामों में लग गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान करने की दिशा में कम से कम झूठ बोलना और उन पर अनर्गल आरोप लगाना बंद किया था। लेकिन ये फिर से जो शुरू हुआ है, इसके पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी व्यक्तिगत राजनीति है जिसका वो इससे लाभ उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये तो उल्टा पड़ रहा है। ये तो देश की जनता साफ कह रही है कि इस तरह की राजनीति से तो जो कुछ इनकी विश्वसनीयता है भी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र में इस तरह की चीज का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, और आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों को कोई बहुत गुंजाइश है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रामनवमी के दिन जहां बंगाल में हिंसा हुई थी, तो वहीं उसी दिन बिहार के कुछ इलाकों में भी एक तरीके से हिंसक तरीके से सुलग उठे थे। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो नीतीश सरकार ने दोषियों को सजा देने का वादा किया है। सासाराम में हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आज का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसको लेकर भाजपा ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है।
बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा से कई इलाकों में तनाव बरकरार है। रामनवमी के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पहले सासाराम में पथराव और आगजनी हुई, फिर नालंदा में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। हालांकि नालंदा में पथराव के साथ फायरिंग की भी खबर आई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नालंदा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है और दोषियों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में पुलिस ने अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस लोगों से शांति की अपील करने के साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान भी कर रही है। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है शहर में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने जो है वो प्लान किया है पूरा जुलूस, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। जो घटना हो गई है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी, लेकिन आगे किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास ना करें। कल एक बड़ी शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें हर वार्ड से लोगों को हम लोग टाउन हॉल में आमंत्रित करेंगे और उनका भी पक्ष जानेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सूचना लेंगे ताकि अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर सकें और शहर में शांति स्थापित कर सकें। लोग खुद भी शांति स्थापित करना चाहते हैं। हम लोगों को लगातार लोग फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने शहर की शांति भंग की है, तो लोगों से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद 2 पक्षों में तनाव हो गया, जिसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा और 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट को अगले आदेश तक इलाके में बंद कर दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के चुनिंदा लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस बीच पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लागू होने के कारण गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि सासाराम में बड़े उत्साह के साथ सम्राट अशोक को याद करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे सकी। दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं के बाद स्थिति को तेजी से नियंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा, तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से। एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। बिहार की ताजा स्थिति को लेकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से बिहार की ताजा स्थिति का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दोषियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की कोशिश के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। रामनवमी के दिन ही पश्चिम बंगाल में फैली हिंसा का तांडव 2 दिन तक चला, लेकिन अभी भी माहौल में तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी वहां पर हिंसा के बाद ममता सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन भाजपा ने इस हिंसा पर एनआईए से जांच की मांग की है। तो वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर ममता सरकार लंबे समय से घिरती आ रही है और ताज़ा इस मामले में भी बंगाल सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के बाद लगातार 2 दिन तक अशांति के बाद क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य की ओर लौट रही है। हिंसा प्रभावित इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हावड़ा के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू है। हावड़ा में भड़की हिंसा को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठे प्रश्न के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है। अधिकारी जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। हालात सामान्य हैं,
चीज़ें कंट्रोल में है। जीटी रोड में ट्रैफिक नॉर्मल है और हम लोग यहाँ पे आसपास के एरिया में 144 का अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। पुलिस का पेट्रोलिंग है, रेगुलर एरिया डोमिनेशन चल रहा है, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस है और जो एक वातावरण 2 दिन में जो तैयार हुआ था। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। वहीं भाजपा ने घटना की जांच सीबीआई के बजाय एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग की है। सरकार का स्टेप नाकामी है। इसमें एनआईए के थ्रू जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर एनआईए की जांच करेगी, सीआईडी की जांच तो रस्म अदायगी नजर आएगी। ममता जी को अगर जरा सी भी उनके अंदर गैरत है और वो लोगों को इंसाफ दिलवाना चाहती है, भारत के बहुसंख्यक समाज के बारे में थोड़ा बहुत उनको चिंता है, तो इसकी जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में फैली अराजकता और गिर चुकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का हमला ये पूरा देश देख रहा है और ये सुनियोजित षड्यंत्र है। वो लोग जो वोटों के सौदागर हैं। राम इस देश में सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन पद्धति है और जिसमें कहीं कोई दुखी नहीं होता। ये इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। रामनवमी के दिन फिर से हिंसा हुई। हावड़ा में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। 30 मार्च की हिंसा के बाद 31 मार्च को फिर से हिंसा हुई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से हिंसा की जानकारी हासिल की। रामनवमी की हिंसा पर ममता बनर्जी इसलिए भी गिर रही हैं क्योंकि उसी दिन उन्होंने कोलकाता में केंद्र के खिलाफ धरने पर थी। बीजेपी पहले से ही रामनवमी के दिन धरने पर सवाल उठा रही थी। रामनवमी के दिन हिंसा और अगले दिन फिर हिंसा, ऐसे में सवाल प्रशासन पर उठता है कि आखिर एक दिन पहले हिंसा के बाद पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके चलते दूसरे दिन भी हिंसा शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम में 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भटके हुए युवाओं से राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है। साथ ही अमित शाह ने बिहार के दौरे पर पटना पहुंचे, लेकिन वो सासाराम नहीं जा सके। पटना के उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार के लगातार प्रयासों से पूर्वोत्तर भारत अपने विकास की नई इबारत लिख रहा है। इसी कड़ी में मिजोरम को 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय परिसर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जोडिन में लाल डेंगा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिजोरम के लिए 25 अरब रुपए की 11 परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं इस बात का प्रमाण है कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के विकास और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति, स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड, रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भटके हुए युवाओं से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिजोरम में शांति स्थापना भारतीय लोकतंत्र की जीत का उदाहरण है। आज में पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़े बहुत भी संगठन संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं, उनको अपील करना चाहता हूं कि आइए, मेन स्ट्रीम में आइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए और भारत के
और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर आपका योगदान दीजिए। मिजोरम ये पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की विजय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। मिजोरम की यात्रा के बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। पिछले 6 महीने में ये उनका चौथा बिहार दौरा है। पटना में उन्होंने राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। रविवार को अमित शाह के सासाराम में होने वाले कार्यक्रम को धारा 144 लागू होने के कारण स्थगित कर दिया गया। सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और बात G20 बैठकों की। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में G20 के शेरपा की दूसरी बैठक केरल में हुई, जिसमें समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों में मोटे तौर पर सहमति बनती नजर आई। शेरपा की इस बैठक में 20 आउटकम दस्तावेजों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात हुई, तो वहीं केरल के पारंपरिक आतिथ्य का स्वाद भी आए हुए मेहमानों ने चखा। केरल के कुमारकोम में G20 शेरपाओं की दूसरी बैठक के तीसरे दिन के पहले सत्र की शुरुआत G20 इंडिया के प्रतिनिधियों ने 20 परिणाम दस्तावेजों के लिए आगे बढ़ने का तरीका बनाने के हिस्से के रूप में अपने सुझावों को साझा किया। शेरपाओं ने हरित विकास और जीवन पर चर्चा की। बैठक की जानकारी देते हुए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि रचनात्मक माहौल में सभी बिंदुओं पर ठोस चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 30 शहरों में 50 से अधिक बैठकें हुई। समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अधिकांश मुद्दों पर आम सहमति बनी है। Had a meeting on green development. We discussed life and we discussed the high principles of life and how to take the sustainable lifestyle and behavior forward. And we discussed the working groups of development, energy transition, the development working group, energy transition, environment and climate sustainability, and also disaster risk reduction. We also deliberated on the path forward for G20 discussions in the lead up to the G20. We also had today 2 presentations on unlocking financing for development, and second one was on macroeconomic outlook and its impact on SDGs. केरल के कुमारकोम में दूसरी G20 शेरपा बैठक से इतर शेरपाओं ने केरल के आतिथ्य का स्वाद चखा। केरल की पारंपरिक पोशाक पहने शेरपाओं ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के आतिथ्य की प्रशंसा की। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कुमारकोम, केरल। तो केरल के तहत G20 की बैठकों के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी G20 के पर्यटन जो ग्रुप है, कार्यवाही समूह है, उसकी दूसरी बैठक शुरू हुई, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर विस्तार से बात हुई। बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ पर्यटन उद्योग के भागीदारों समेत 56 विदेशी प्रतिनिधि और 10 राजदूत शामिल हुए। खूबसूरत वादियों और चाय बागानों से महकता सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा पश्चिम बंगाल के अंचल G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है और लक्ष्य है भारत एडवेंचर टूरिज्म में भी अपना परचम किस तरह फहराए। टूरिज्म का पहला मीटिंग गुजरात कच्छ में हुआ है। उसके बाद दूसरा मीटिंग दार्जिलिंग में हो रहे, तीसरा मीटिंग श्रीनगर में होगा, लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग टूरिज्म का गोवा में होगा।
ऐसा पहली बार हो रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट कैपिटल में G20 का मीटिंग हो रहे हैं। विदेशों से आए तमाम डेलीगेट्स भारत के इस अंचल की खूबसूरती देखकर अभिभूत हैं। दार्जिलिंग पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी चाय के लिए भी मशहूर है। पहले दिन शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए और रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बागान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। इस मौके का सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी लाभ उठाया। वो चाय की पत्ती जो आपके दिन की शुरुआत को ताज़ा करती है, और मेरे साथ है INB सेक्रेटरी जो भी इस लीफ प्लकिंग का मजा ले रहे हैं, और ये एक सेरेमनी के तौर पर है। सर, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, ये बकई बारी टी स्टेट है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है ज्यादा मशहूर एक टी स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और क्या माहौल है। और आजकल टी प्लकिंग चल रही है और इस समय जो है मूनलाइट के अंदर टी प्लकिंग करी जा रही है और यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ आप देख सकते हैं कि माहौल कितना उत्साहदायी है। सर, ये हमारे कल्चर को तो दिखाता ही है, साथ ही जो विदेशी आए हैं उनको भी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि चाय की पत्ती वो भी मशालों के साथ तोड़ी जा रही है। एक तो अब मेरे को लगता है कि विदेशी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने चाय पी होगी, कभी जो है कभी तोड़ी और कैसे उगती है तो कभी उन्होंने अनुभव किया नहीं होगा। और दार्जिलिंग टी पूरे विश्व में मशहूर है। अब यहाँ आज उन्हें स्वतः अनुभव मिल रहा है कि दार्जिलिंग के अंदर चाय और दार्जिलिंग की चाय को स्वतः तोड़ने का अनुभव मेरे ख्याल से ये उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। दार्जिलिंग अपनी नेपाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गोरखा संस्कृति यहाँ की फिजाओं में गूंजती रहती है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज, सिलीगुड़ी। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा माहौल आपको सिर्फ दार्जिलिंग में मिलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दार्जिलिंग। और बात GST की। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। मार्च महीने में GST राजस्व संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये पिछले वर्ष के मार्च के 1,42,095 करोड़ रुपए की तुलना में 13% ज्यादा है, जो GST लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी महीने मार्च में GST संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए का रहा है। GST राजस्व संग्रह लगातार 14वें महीने 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बना हुआ है। जब से GST देश में लागू किया गया है तब से दूसरी बार यह 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के कुल GST संग्रह में 29,546 करोड़ रुपए CGST, 37,314 करोड़ रुपए SGST और रिकॉर्ड IGST 82,907 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा इसमें 10,355 करोड़ रुपए का सेस भी शामिल है, जिसमें 960 करोड़ रुपए सामानों के आयात से मिले हैं। दरअसल पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में GST राजस्व का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसके आधार पर मासिक GST संग्रह का आंकड़ा औसतन 1,51,000 करोड़ रुपए का बैठता है। वित्त वर्ष 2022-23 में GST का ग्रॉस रेवेन्यू इससे पिछले वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद। DD न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा करना शुरू किया था। इसी महीने के अंतिम रविवार को 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। तो वहीं 24 सितंबर 2017 के मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भारत भ्रमण का सुझाव दिया था, ताकि लोग देश की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक बोध से परिचित हो सके। सभी महापुरुषों ने भारत को जीने की कोशिश की है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया।
भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? और अब खेल जगत की तमाम खबरों को दिखाने के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स रैप। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में जापानी खिलाड़ी जियो जियामिन को 24-22, 22-20 से पराजित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने बड़े स्तर पर खेल और फिटनेस को प्राथमिकता देने और देश के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एक प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने की वकालत की। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में पोल पोजीशन से शुरुआत करेंगे। इस कड़ी में मर्सिडीज चालक जॉर्ज रसेल और लुइस हैमिल्टन से वो आगे रहेंगे। उन्होंने रसेल को 0.236 सेकंड से पछाड़कर पोल पोजीशन हासिल की। वहीं फर्नांडो अलोंसो चौथे स्थान पर रहे। रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने विंबलडन में रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। मेदवेदेव ने कहा है कि ये खूबसूरत टूर्नामेंट है और मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं इस साल विंबलडन खेल पाऊंगा। वहीं करन खिचनोव ने भी विंबलडन में रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों के खेलने के फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की है। पूर्व ओलंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को पैरोल से वंचित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने इसके लिए जरूरी सजा की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं की है। पिस्टोरियस ने अपनी प्रेमिका रीवा स्टीनकैम्प की 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो खेल की इन खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए खबरें, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कर्नाटक से 4 बार के विधायक और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता एटी रामास्वामी आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एटी रामास्वामी के बारे में बात करते हुए कहा कि ईमानदार छवि के नेता एटी रामास्वामी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कर्नाटक के विकास के लिए अपना योगदान देने को तैयार हैं। भारत और मलेशिया के बीच अब रुपए में भी व्यापार हो सकेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अन्य मुद्राओं के साथ साथ दोनों देश अब रुपए में भी कारोबार कर सकेंगे। भारत और मलेशिया ने इसके लिए एक तंत्र स्थापित किया है। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को मंजूरी दी थी। आरबीआई की इस पहल का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता करना और भारतीय रुपये में व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना है। दिल्ली कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 7 आरोपियों के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में 800 पेजों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित नाम के 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या करने और हत्या का सबूत मिटाने, साजिश और अन्य धाराएं लगाई हैं। पिछली सुनवाई के वक्त अदालत ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कोलकाता पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। प्रियंक ने बताया कि शुक्रवार को कोलकाता के तिलजिला इलाके में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार ने आवश्यक कार्रवाई करने की बजाय पुलिस बल ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आज सुबह से ही शहर के कई हिस्सों में छापेमारी की। ईडी ने हैदराबाद की एक प्रमुख फार्मा कंपनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान ईडी ने हैदराबाद की एक प्रमुख फार्मा कंपनी का निरीक्षण किया और उसके निदेशक को जुबली हिल्स, माधापुर और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने हैदराबाद की एक प्रमुख फार्मा कंपनी का निरीक्षण किया और उसके निदेशक के जुबली हिल्स, माधापुर और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संजय मार्केट में आज सुबह भीषण आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।